इशिका ने जो साहिल के लिए ड्रग्स वाला खाना बनाया था, वो साहिल का लगभग पूरा खाना खत्म हो चुका था। अब उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा था। वो चेयर पर से उठ जाता है और पानी का गिलास उठाने को होता है, पर इससे पहले कि वो गिलास छू पाता, इशिका गिलास अपने हाथों से नीचे गिरा देती है। साहिल उसे हैरानी से देखता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। इशिका, ये मुझे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? साहिल की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। इशिका मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है। मिस्टर साहिल ओबराय, ये तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। कल सुबह जब तुम होश में आओगे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बदनामी की जिस गंदगी से मुझे निखिल ने बचा लिया था, उस गंदगी से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गुड बाय। इशिका वहां से जाने लगी थी। साहिल आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। इशिका, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्लीज, प्लीज मेरे साथ रहो। साहिल बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतना कहते हुए साहिल इशिका को जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगता है। इशिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। साहिल, मुझे छोड़ो। मैंने कहा, मुझे छोड़ो। इशिका की आंखों में एक डर था। उसके सामने फिर एक बार वही मंजर घूम गया था, जब इशिका नशे की हालत में साहिल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। साहिल अपने दांत पीसते हुए कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे इस हालत में तुमने पहुंचाया है। अब तुम मुझे ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे जिस्म की आग अब तुम्हें ही बुझानी होगी। साहिल जबरदस्ती इशिका को किस करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो उसके होंठों को छू पाता, इशिका अपनी पूरी हिम्मत करके उसे पीछे धकेल देती है और दरवाजे की ओर भागती है। पर साहिल ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया था। अब इशिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी। साहिल उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगता है। इशिका खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे इस समय सिर्फ निखिल की याद आ रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। ड्रग की वजह से साहिल और ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। इशिका उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। वो साहिल का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारती है और एक बार फिर वहां से भागने लगती है। साहिल के सिर से खून बहने लगा था। वो जमीन पर गिर गया था, पर इशिका को भागते देख वो उसका पैर पकड़ लेता है। इशिका बहुत कोशिश करती है, पर इस बार साहिल ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था कि तभी फट की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और सत्या अंदर आता है। अंदर आते ही उसने साहिल को इशिका से दूर खींचकर उसे एक थप्पड़ लगाया था। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? भूल गया तू भाभी है तेरी। किसी ने इस बात पर नोटिस नहीं किया था कि उसी समय ब्लैक कपड़ों में ब्लैक बूट्स पहने कुछ लोग दरवाजे के बाहर आए थे। पर साहिल को सत्या से पिटता देख वे लोग पीछे हट गए थे। दरअसल ये गार्ड्स निखिल के ही थे। निखिल ने उन्हें दूर से इशिका की सेफ्टी की जिम्मेदारी दी थी। पहले तो इतनी रात को इशिका को साहिल के घर पर देखकर गार्ड्स हैरान हो गए थे। वे समझ नहीं पाए थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वे विक्की को कॉल लगाते हैं, तो विक्की उन्हें एडवाइस करता है कि वो अभी कुछ ना करें, बाहर से ही उन पर नज़र रखें और एकदम अलर्ट रहें। थोड़ा सा भी शक होने पर बिना किसी वार्निंग के सीधा अंदर चले जाएं। अंदर से आने वाली हलचल को सुनकर वे कुछ गलत होने का अंदाज़ा लगा लेते हैं और अपार्टमेंट के अंदर एंटर कर देते हैं। पर दरवाजे पर आकर उन्हें वहां सत्या दिखा, जो कि साहिल को पीट रहा था, और इसलिए वे सभी पीछे हट गए थे। सत्या का थप्पड़ इतना जोरदार था कि साहिल के कान में घंटियां बजने लगी थी। कुछ समय के लिए उसके दोनों कान सुन पड़ गए थे और आंखें चकरा गई थीं। साहिल दूसरी ओर जा गिरा था। इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो एकदम से वाइल्ड हुआ जा रहा था। वो सत्या पर अटैक करता है, पर सत्या कोई कम पहुंचा हुआ खिलाड़ी नहीं था। उसने साहिल के पेट में एक लात मारी और साहिल फिर एक बार पीछे जा गिरा था। ऋषिका सत्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाते हुए कहती है, सत्या जल्दी चल यहाँ से, हमें उसे फिजिकली चोट नहीं पहुंचाना है। बाहर आकर ऋषिका ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अंदर से साहिल दरवाजे को पीटे जा रहा था। ऋषिका, ऋषिका, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। साहिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों।
वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़े खोल करके फेंक रहा था। इशिका सत्या से कहती है, सत्या एक बात बता, जिस आदमी को तूने हायर किया है वो विश्वास का तो है ना? ये बात बाहर तो कहीं नहीं जाएगी? वो किसी के सामने अपना मुंह तो नहीं खोलेगा ना? सत्या अभी भी गुस्से में था। वो इशिका को घूरता है। देखा, मैंने कहा था ना तुझे कि तू मत पड़ इन सब में। मैं सब संभाल लूंगा। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या करता वो तेरे साथ। तुझे कभी किसी की बात सुननी क्यों नहीं होती है? इशिका को एक बार फिर वही मंजर याद आ जाता है। डर से उसकी दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। वो खुद को संभालती है और मन ही मन कहती है, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि सत्या समय पर आ गया। पता नहीं मैं खुद को साहिल से बचा पाती भी या नहीं। निखिल को यह बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझसे और नाराज हो जाएंगे। सत्या इशिका को ख्यालों में खोया हुआ देख कंधे से हिलाते हुए कहता है, अब चुप क्यों है, बोलेगी कुछ? इशिका कहती है, सत्या ये बात करने का समय नहीं है। तुम ये बताओ कि वे सभी भरोसे के तो है ना? सत्या एक गहरी सांस लेता है और कहता है, उसकी टेंशन तू मत ले। वो मेरा सबसे भरोसे का आदमी है। चाहे उसे जहर ही क्यों ना खाना पड़े, पर भी अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे। और बाकियों को तो इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वे हमेशा की तरह किसी पार्टी में जा रहे हैं। इसी का तिरछी नजरों से सत्या को देखती है। आर यू श्योर कि वो भरोसे का है? सत्या झल्लाते हुए कहता है, अरे हाँ यार, कितनी बार पूछेगी। उसका पूरा गैंग है। वे लोग उसके साथ मजे करने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ थोड़ी दूर पर एक साथ बहुत से लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। अंधेरा होने के कारण उतना नहीं पता चल रहा था, पर फिर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस ओर कुछ लोग आ रहे थे। इशिका जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो कौन है। इस समय इशिका का पूरा चेहरा ढका हुआ था, सिवाय उसकी आंखों के। उन लोगों ने भी अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। उनमें से एक बीच वाला लड़का मुस्कुराते हुए सत्या से हाथ मिलाता है। सत्या उसे अपने साथ इशिका के पास लाता है। बाकी सब अभी भी दूर खड़े थे। सत्या कहता है, इसके आगे तू संभाल लेगा ना? वो आदमी कहता है, निश्चिंत होकर जाओ भाई, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। कुछ ही देर में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। उसकी वीडियो कल सुबह तक वायरल हो जाएगी और यहाँ से जाने से पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म करके जाएंगे। अब आप इस मामले से दूर रहिए, आगे हम संभाल लेंगे। सत्या इशिका का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। दोनों इस समय गाड़ी में बैठे थे। सत्या गुस्से में ड्राइव कर रहा था। इशिका कहती है, अच्छा ठीक है ना, हो गई मेरे से गलती, अब जाने भी दे। तू ये तो देख कि अब सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ी देर में हमारा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो जाएगा। सत्या इशिका को घूरता है। अगर कोई काम सत्या कर रहा है तो उसे सक्सेसफुल होना ही होता है। अगर तू बीच में ना आती तो भी ये प्लान सक्सेसफुल ही होता। वो एक पुल के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है, इशिका मैं जानता हूँ कि तुझे किसी भी तरह का सजेशन देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी मैं तुझे एक सजेशन देना चाहता हूँ। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब इसके बाद तू अपनी लाइफ पर ध्यान दे, खुद पर और अपने पति पर ध्यान दे। मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि उसे सब कुछ बता दे। तेरी एक गलती की वजह से आज वो तुझे छोड़कर चला गया। इसी का सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं कभी निखिल ओबराय से नहीं मिला, पर अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता तो सच में मुझे बहुत हर्ट होता। तू सोच भी नहीं सकती कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। इशिका कहती है, मुझे पता है, पर अगर मैं उन्हें यह सब बताती तो वो मुझे ऐसा कभी नहीं करने देते। और मैं चाहती थी कि मैं अपना बदला लूं। मैं खुद उसे बर्बाद करना चाहती थी। सत्या अपना सिर कार की सीट से टिकाते हुए कहता है, तो बदला तो तूने ले लिया। अब तू ये बता, निखिल को कैसे ढूंढेगी? अगर तू कहे तो मैं कुछ करूं? इशिका की आंखों में एक चमक आ जाती है। क्या तू क्या तू पता लगा सकता है कि निखिल इस समय कहाँ है? सत्या हल्का सा मुस्कुराता है। मुझे पता है वो कहाँ है। मैंने पहले उसकी लोकेशन का पता लगा लिया था, पर मैंने तुझे इसके बारे में बताया नहीं। इशिका की आंखें छोटी हो जाती हैं। पर क्यों? तुझे पता था ना, मैं इतने दिन से कितनी परेशान थी निखिल को लेकर। फिर तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू जानता है कि वो कहाँ है? सत्या कहता है, अरे रे, शांत हो जा। मेरी माँ, मुझे कल ही पता चला था और मैं तुझे एक दिन पहले सब कुछ बताकर
तेरा प्लान स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तो फिर बता ना कहाँ है निखिल। मुझे उनसे मिलना है। मुझे उन्हें देखना है। पूरे 1 हफ्ते हो गए उन्हें देखना तो दूर, उनकी आवाज़ सुनने तक को तरस गई हूँ। मैंने उन्हें हजारों कॉल किए होंगे पर उन्होंने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। मुझे उन्हें समझाना है। उन्होंने सब कुछ गलत समझ लिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे हाल में होंगे। सत्या कहता है वो इस समय ऋषिकेश में है। अब वो वहाँ क्यों गया है और किसके यहाँ गया है यह मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये तुम्हें खुद ही पता करना होगा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे वहाँ ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका एग्जैक्ट लोकेशन है। इशिका एक्साइटेड होते हुए कहती है ठीक है चलो चलते हैं। सत्या हैरानी से इशिका को देखता है। ओह हेलो मैडम, कहाँ चलते हैं? पता भी है समय क्या हो रहा है? रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी हमारा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ नहीं है। इसलिए ज़्यादा उड़ो मत। मैं सीधे यहाँ से घर जाकर सोने वाला हूँ। कल दोपहर से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला। और वैसे भी ऋषिकेश जाना है, मार्केट तक नहीं कि गाड़ी स्टार्ट किया और पहुंच गई। इडियट। सत्या के मुंह से इडियट सुनकर ऋषिका को फिर एक बार निखिल की याद आ जाती है। नॉर्मली जब भी वो कोई बेवकूफ़ी करती निखिल उसे इडियट कहता था। उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो चली थीं। उसने उन्हें बहने से रोक लिया था। पर दोपहर को इतना लेट नहीं, मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। प्लीज सत्या मेरी बात मान जा। अच्छा एक काम करते हैं, हम सुबह 8 बजे तक निकलते हैं। सत्या कहता है बिल्कुल नहीं। एक बार मैंने बोल दिया कल दोपहर से पहले नहीं, मतलब नहीं। वैसे भी इन दिनों तूने मुझे बहुत भगाया है। बहुत दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं अपनी नींद को लेकर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। इशिका का मुंह बन गया था। उसे पता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, पर एक बार अगर सत्या ने कुछ बोल दिया है तो वो उसे बिल्कुल नहीं बदलने वाला। अब उसके पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इशिका को नींद नहीं आ रही थी। एक तो उसे अपने प्लान के पूरा होने का इंतजार था, तो दूसरा निखिल से मिलने जाने की एक्साइटमेंट। उसे नींद कहाँ आनी थी। उसे इस समय एक एक पल काटना सदियों के बराबर लग रहा था। वो बार बार निखिल का नंबर ट्राई करती, पर निखिल का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इसके अलावा वो बार बार सोशल मीडिया पर भी चेक कर रही थी। उसने टीवी ऑन करके कई बार न्यूज़ चैनल भी चेक किए थे, पर अभी तक साहिल से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई थी। इशिका के मन में एक डर लगा हुआ था। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर सत्या को कॉल करती है। उधर से सत्या की उम्मीदी भरी आवाज़ आती है। हेलो। इशिका कहती है सत्या हमारा प्लान सक्सेसफुल तो होगा ना? अभी तक कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई? सत्या अपने बेड पर उठकर बैठ गया था। वो घड़ी की ओर देखता है। सुबह के 3 बज रहे थे। वो झल्लाते हुए कहता है इशिका देख, अब तू मेरा मूड खराब कर रही है और तूने मुझे अब एक बार भी कॉल करके परेशान किया तो मैं तुझे ऋषिकेश लेकर नहीं जाऊंगा। मुझे चैन से सोने दे। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। आ जाएगा और तू भी सो जा, वरना अपनी फूली फूली आंखें लेकर तेरे पति के सामने जाएगी तो वो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाएगा। सत्या की बात सुनकर ऋषिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या क्या कहा तुमने? सत्या, डोंट यू डियर, निखिल के बारे में कोई बकवास की ना तो आई विल किल यू। अरे हाँ यार, मार लियो, पर अभी नहीं, सुबह। मुझे सोने दे। कहकर सत्या ने कॉल कट कर दिया। इसी का गुस्से से अपना मोबाइल घूर रही थी। इंतजार करते करते कब उसे नींद आ गई थी उसे भी पता नहीं चला था। अगली सुबह इशिका की नींद लेट खुली थी। अब तक सुबह के 8 बज रहे थे। इशिका समय देखकर जल्दी से अपनी जगह से उठ बैठती है। ओह गॉड, मैं इतना लेट तक कैसे सोती रही? वो जल्दी से टीवी ऑन करती है और न्यूज़ चैनल लगा देती है। टीवी पर आने वाली खबर देखकर इशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, पर जैसे ही वो पूरी न्यूज़ देखती है उसके माथे पर सिकन छाने लगती है। उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा था कि साहिल है तो ओबराय खानदान का ही बेटा। इन सब में ओबराय खानदान का नाम भी खराब होगा। न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्टर सीधा साहिल के अपार्टमेंट के बाहर से न्यूज़ दे रही थी। रिपोर्टर कहता है जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं अभी इस समय साहिल ओबराय के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हूँ। ये इंडिया के जाने माने बिजनेस टाइकून निखिल ओबराय के छोटे भाई साहिल ओबराय का अपार्टमेंट है। यहीं से आज सुबह के 6 बजे साहिल ओबराय को अरेस्ट किया गया है। कल रात एक लोकल आदमी से पुलिस को यह जानकारी मिली थी
कि साहिल ओबराय ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है और उनके अपार्टमेंट में ड्रग पार्टी चल रही है। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद हमें साहिल ओबराय के अलावा और कोई भी नहीं मिला, पर पुलिस के द्वारा उनके अपार्टमेंट से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि साहिल ओबराय कल रात ड्रग्स के नशे में धुत पकड़े गए थे। इसी का टीवी बंद कर देती है और अपने बिस्तर पर से उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगती है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ फिर से खराब कर दिया। इन सब के बीच ओबराय खानदान के बारे में, निखिल की रेपुटेशन के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। थोड़ी देर में इशिका के मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। वो देखती है कि सत्या ने उसे कुछ भेजा था। सत्या ने एक लिंक भेजी थी। इशिका लिंक ओपन करती है। ये साहिल का वीडियो था जिसमें वो कुछ लड़कों के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो एक लड़के के होठों को पागलों की तरह चूमे जा रहा था। हालांकि उस दूसरे लड़के का चेहरा उसमें साफ नहीं था, पर साहिल का चेहरा एकदम साफ था। उसकी पूरी बॉडी न्यूड थी। पोस्ट करने वाले ने वीडियो को धुंधला कर दिया था, सिवाय साहिल के फेस के। पर फिर भी ये तो कंफर्म था कि वो साहिल ही है। उसके साथ और भी कई लड़के थे। वो बारी बारी से सबके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। इसे किसी लोकल रिपोर्टर के द्वारा पोस्ट किया गया था और ये आदमी भी सत्या का ही था। सोशल मीडिया पर बायकॉट साहिल ओबराय ट्रेंड कर रहा था। जैसा कि इशिका ने सोचा था, साहिल की इमेज बुरी तरह से खराब हो गई थी। साहिल इस समय एक फिल्म में सेकंड लीड का रोल कर रहा था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने अब उसे रिप्लेस कर दिया था। पहले से उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, कंपनी ने उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया था। साहिल सच में बर्बाद हो गया था। जेल की सजा से बच भी जाता है तो भी अब उसके एक्टर बनने का सपना, फिल्मों में हीरो का रोल करने का जो सपना था, वो तो बर्बाद हो ही चुका था। इधर सत्या इशिका को लिंक भेजने के बाद एक बार फिर सो गया था, पर इशिका की तो नींद ही उड़ गई थी। उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था, पर अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस न्यूज़ की खबर रणविजय को भी मिल गई थी। इशिका अपने कमरे से बाहर आती है। रणविजय इस समय टीवी के सामने ही बैठे हुए थे और टीवी पर साहिल की ही न्यूज आ रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि ओल्ड ओबराय मेंशन के बाहर भी बहुत से रिपोर्टर्स खड़े थे और गार्ड्स उन्हें हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। रणविजय टीवी बंद करते हैं और अपना फोन उठाकर बलराज को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद रणविजय अपनी जगह से उठते हैं। इशिका उनके पास आकर उनके गले से लग जाती है। प्रिंसेस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए। बस ये समझ लीजिए कि साहिल के पाप का घड़ा भर चुका था और उसे एक ना एक दिन फूटना ही था। इसी का रणविजय से अलग होते हुए कहती है, डैड, बलराज अंकल कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? इसी का बलराज बिल्कुल ठीक है। मेरी अभी उससे बात हुई है। उसे सदमा जरूर लगा है ये सब जानकर, पर मैं उसके पास जा रहा हूँ ना, मैं उसे संभाल लूंगा। इशिका रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इशिका के मुंह से ये बात सुनकर रणविजय कंफ्यूज हो गए थे। बेटा, इसमें आपकी क्या गलती है? इशिका रोते हुए कहती है, क्योंकि मैंने ही साहिल को फंसाया है। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। आई श्योर डैड, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इन सब की वजह से निखिल के नाम पर, ओबराय खानदान के नाम पर भी उंगली उठेगी। अब मैं क्या करूं? निखिल मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगी? इशिका पैनिक कर रही थी। मैं निखिल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती डैड। आई लव हिम, आई लव हिम सो मच। कभी उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया तो? रणविजय इशिका को पैनिक करता देख टेबल पर से पानी का गिलास उठाकर उसे पिलाते हैं और कहते हैं, इशिका शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। निखिल को बिजनेस ट्रिप से वापस आने दो। मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। और जितना मैं उसे जानता हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो तुमसे नाराज भी होगा तो ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। इशिका कहती है, डैड, मैंने आपसे झूठ बोला था। निखिल बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं, वो मुझसे नाराज होकर गए हैं और इस समय ऋषिकेश में है। आई डोंट नो कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। इशिका रोई जा रही थी, पर रणविजय किसी सोच में डूबे हुए थे। वो एक बार फिर इशिका की ओर देखते हैं और शांत लहजे में कहते हैं, शायद मैं जानता हूँ कि वो वहाँ क्या कर रहा है।
इशिका रणविजय को सवालिया नजरों से देखती है। रणविजय कहते हैं, इशिका ऋषिकेश निखिल की होम सिटी है। अगर सीधे तरीके से कहें तो वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करता है। उसके पूर्वज ऋषिकेश के ही थे। इशिका शौक रह गई थी। उसे इस बारे में कोई खबर नहीं है। निखिल ने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया था उसके सामने। इशिका कहती है, डैड, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। रणविजय कहते हैं, ठीक है, मैं कल आपको वहां लेकर चलूंगा। इशिका कहती है, नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती, मैं आज ही निकल रही हूँ। अरे, पर तुम अकेले? रणविजय ने कुछ कहना चाहा था, पर इशिका उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ जा रहा है। रणविजय कहते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे किसी दोस्त के साथ भेज दूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी के भी साथ अकेले नहीं भेज सकता। तो फिर मैं चली जाती हूँ इसके साथ। इशिका के कुछ कहने से पहले ही उन दोनों के बीच एक तीसरी आवाज गूंजी थी। दोनों उस ओर देखते हैं जिधर से आवाज आई थी। श्रेया सामने खड़ी थी। वो उन दोनों के पास आते हुए कहती है, आप उसके दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी बेटी पर तो भरोसा कर सकते हैं ना। श्रेया को वहां देखकर इशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। रणविजय थोड़ी देर सोचते हैं और फिर उन दोनों को साथ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद रणविजय वहां से ओल्ड ओबराय मेंशन के लिए निकल गए थे। मेहरा मेंशन। इशिका अपने कमरे में बहुत देर से तैयार होने गई थी। श्रेया कब का तैयार होकर बाहर सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। जब आधे घंटा बीत जाने के बाद भी इशिका बाहर नहीं आती है तो श्रेया खुद ही उसे चेक करने के लिए अंदर उसके रूम में चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। इशिका, क्या है ये सब? तुमने रूम की क्या हालत बनाई है? तुम यहाँ तैयार होने आई थी ना? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कमरे में कोई अर्थक्वेक आके चला गया। इशिका के आसपास कपड़ों का ढेर लगा था और इसका उनके बीच में बैठी हुई थी। श्रेया की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे की ओर देखती है। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। श्रेया उसे ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। वो उसके पास आते हुए कहती है, इशिका, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इशिका पप्पी फेस बनाते हुए कहती है, मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है। श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो एक बार पूरे कमरे को देखती है जो इस समय कपड़ों से भरा हुआ था और फिर इशिका की ओर देखती है। वो उसके सिर पर हाथ रखकर चेक करते हुए कहती है, इशिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कब से कपड़ों की इतनी टेंशन लेने लगी? तुम तो जो मिलता है वही पहन लेती हो। और क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? फिर यह सब क्या है? श्रेया ने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा था। इशिका अपनी जगह से खड़ा होकर बेड पर जाकर बैठ जाती है। श्रेया, मैं ये कपड़े पहनकर वहां कैसे जा सकती हूँ? तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा है? वो मेरा ससुराल है, मुझे कुछ डिसेंट पहनकर जाना होगा। श्रेया उसमें से दो तीन कपड़ों को छांटकर इशिका के सामने रखती है। देखो, क्या ये कपड़े डिसेंट नहीं है? कितने प्यारे हैं। इनमें से कोई भी पहन लो, तुम अच्छी ही लगोगी। अभी तुम्हें कपड़ों से ज्यादा इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम निखिल को कैसे मनाने वाली हो। उसकी टेंशन तुम मत लो। मुझे उनका एक सीक्रेट पता है। उनकी कमजोरी मेरे हाथ लग गई है। श्रेया उसके पास बैठती है। अच्छा, क्या है उसकी कमजोरी? मैं ही तो हूँ उनकी कमजोरी, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा था। श्रेया उसके सिर पर मारती है। बस हो गया तेरा। अब अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। भूल गई, तुझे 1 बजे निकलना है। तेरा वो दोस्त, क्या नाम है उसका, सत्या, जो भी है, अभी तक एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। तभी श्रेया को कुछ याद आता है और वो इशिका को घूरते हुए कहती है, वैसे एक बात बता, ये सत्या जैसे सड़क छाप और कितने हैं तेरी जिंदगी में? मेरे पीठ पीछे इसी घर में रहकर तू उसके साथ मिलकर इतना कुछ कर रही थी और मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। इशिका मुंह बनाते हुए कहती है, अरे नहीं दी, सत्या सड़क छाप नहीं है। हाँ, उसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अजीब है, पर इतनी भी अजीब नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी जान बचाई है और अपनी दोस्ती भी प्रूव किया है। बस वो गलत संगत में है, वरना लोग उसे गुंडा नहीं समझते। सिरा जमाई लेते हुए कहती है, हो गया तेरा? मुझे तेरे सो कॉल्ड दोस्त की तारीफ नहीं सुननी। जल्दी से तैयार हो जा, बाहर वेट कर रही हूँ तेरा। इसी का श्रेया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, श्रेया, तुम्हें साड़ी पहनना आता है क्या? श्रेया इशिका को अपनी आंखें छोटी करके देखती है। साड़ी? हाँ, आती तो है, पर तू क्यों पूछ रही है? डोंट टेल मी कि तू साड़ी पहन कर जाएगी। एग्जैक्टली दी, मैं अपने ससुराल साड़ी पहनकर जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना।
श्रेया एक गहरी सांस लेती है। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम्हारे पास साड़ी है? इशिका जल्दी से वार्डरोब से एक बैग अपने हाथ में लेकर आती है और उसे श्रेया के हाथ में रखते हुए कहती है, ये रही। एक हल्की पिंक कलर की नेट की साड़ी थी जिसके बॉर्डर को बड़े करीने से डिजाइन किया गया था। ये वाकई में बहुत खूबसूरत थी। श्रेया हैरान होते हुए कहती है, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो ये मुझे निखिल के वार्डरोब में मिला। कुछ दिन पहले मैं निखिल के विला गई थी। वहाँ इस साड़ी के अलावा भी और बहुत कुछ था और मुझे पता चला कि यह उसकी मॉम की साड़ी है। श्रेया की आंखें छोटी हो जाती हैं। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यह साड़ी किसी और की भी हो सकती है? क्या पता उस निखिल की जिंदगी में पहले कोई। किसी का उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, नहीं, मैंने वहाँ उनकी माँ का एक फोटो भी देखा था और उस फोटो में उन्होंने यही साड़ी पहनी हुई थी। यह उनकी मॉम का ही है। श्रेया कहती है, चल ठीक है, मान लिया कि उसकी मॉम का ही है, पर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर उसे ये बात पसंद नहीं आई कि तूने उसकी माँ की साड़ी पहनी है तो क्या होगा? इसी का कुछ देर तक सोच में पड़ गई थी, पर फिर कहती है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। श्रेया ने उसके सामने अपना हथियार डाल दिया था। मजबूर होकर वो उसे साड़ी पहना देती है। फिर वो इशिका के फोrehead पर किस करते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही है। इशिका मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और सिरा रूम से बाहर आकर इशिका का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद इशिका बाहर आती है। माथे पर छोटी सी वाइट कलर की स्टोन वाली बिंदी, हाथ में चूड़ियाँ और उसके पैरों में पायल। इशिका ने बहुत हल्का मेकअप किया था। श्रेया उसे इस रूप में देखकर एकदम हैरान रह गई थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। इशिका वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इशिका उसके पास आते हुए कहती है, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? श्रेया उसकी आवाज़ सुनकर होश में आती है, बहुत प्यारी। कहीं तेरा वो इडियट बेहोश ना हो जाए। इशिका शर्माते हुए अपना सिर नीचे झुका लेती है। श्रेया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। शर्माने का काम उस इडियट के सामने जाकर कर लेना। 1 बजे की फ्लाइट है, 12:30 बज ही चुके हैं। श्रेया इशिका के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। रात के 9 बजे इशिका इस समय ऋषिकेश के पैलेस में निखिल के कमरे में बैठी हुई थी। यहाँ आने से पहले इशिका ने यह सोचा भी नहीं था कि निखिल रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा। महल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। ऐसे तो ओबराय मेंशन भी बहुत बड़ा था, पर इस महल की बात ही कुछ अलग थी। इशिका एक इंटीरियर डिजाइनर थी। उसे वहाँ की डिजाइन बहुत यूनिक लगी। वहाँ सैकड़ों नौकर थे और जब इशिका ने पैलेस के अंदर अपना कदम बढ़ाया था तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया था, जो कि इशिका के लिए अनएक्सपेक्टेड था। आखिर उन्हें यह बात कैसे पता चली कि इशिका वहाँ आने वाली है? बाद में उसे पता चला कि रणविजय ने इस बारे में बलराज से पहले ही बात कर ली थी और बलराज के द्वारा ही उन्हें इस बात की खबर हुई थी कि इशिका वहाँ आने वाली है। चूंकि घर की बहू पहली बार अपने ससुराल आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने धूमधाम से आरती के साथ उसका स्वागत किया था, जैसे एक नई नवेली बहू का किया जाता है। सिरा जब से आई उसे जो कमरा मिला था वो उसमें सो रही थी और यही हाल सत्या का भी था। वो भी गेस्ट रूम में सोया हुआ था। दूसरी ओर ऋषिका यहाँ जब से आई थी निखिल का इंतजार कर रही थी, पर अब तक निखिल का कोई अता पता नहीं था। ऋषिका को बहुत टेंशन हो रही थी। बड़े से बेड के किरान पर अपना सिर टिकाए ऋषिका एकटक सामने लगे घड़ी को घूर रही थी, जिसमें समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, पर निखिल अब तक घर नहीं आया था। इसी बीच धीरे धीरे इशिका की आंखें बंद हो जाती हैं। ट्रेवल करने के बाद वो काफ़ी थक गई थी और शायद इसलिए उसे नींद आ गई थी। करीब 11 बजे के लगभग वो कमरे का दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर इशिका की नींद खुल गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोई थी। एक साया लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर प्रवेश करता है। इशिका अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। उसे डर लग रहा था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उस चांदनी रात में हल्की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी और इस रोशनी में हल्का सा निखिल का चेहरा दिखाई देता है। शिका जो डरकर कुछ देर पहले अपने कदम पीछे ले रही थी, वो निखिल को देखकर राहत की सांस लेती है, पर अगले ही पल उसका ध्यान निखिल के हुलिये पर पड़ता है। उसकी शर्ट के ऊपर के सभी बटन खुले हुए थे, बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, आंखें लाल पड़ चुकी थीं। वो अंदर आ रहा था। इशिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आने के बाद निखिल की यह हालत देखेगी। उसके दिल की धड़कनें तो मानो रुक सी गई थी। निखिल लड़खड़ाकर गिरने को होता है कि इशिका तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ती है
और इससे पहले कि वो नीचे गिरता वो उसे पकड़ लेती है। निखिल जबरदस्ती अपनी आंख खोलकर सामने देखता है और अपने सामने जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें हाथ से मलता है और उन्हें बड़ी करते हुए एक बार फिर उस ओर देखता है। ये चेहरा वो पहचानता था, बल्कि ये उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब था। इशिका को वहां देख कर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वहां से सीधे बेड की ओर बढ़ने लगता है। इशिका उसे संभाल कर बेड के पास ले जाती है और कमरे का लाइट ऑन कर देती है। निखिल को लग रहा था कि वो इशिका को इमेजिन कर रहा है, क्योंकि उसका ये रूप निखिल ने सिर्फ सपनों में ही देखा था। वह हमेशा से उसे ऐसे इंडियन लुक में देखना चाहता था। इशिका टेबल पर से पानी उठाकर निखिल की ओर बढ़ाती है। निखिल अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। बंद करो मुझे परेशान करना। जब मेरी जिंदगी से चली गई हो तो मेरे सपने में क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे एहसानों की तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए निखिल पानी का गिलास दूर झटक देता है। गिलास नीचे गिरकर टूट चुका था। इशिका निखिल के गुस्से से कांप सी गई थी। वो धीरे धीरे अपने कदम निखिल की ओर बढ़ाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, निखिल शांत हो जाइए। ये मैं हूँ, आपकी इशिका। मैं सच में हूँ, आप सपना नहीं देख रहे हैं। निखिल ऊपर से नीचे इशिका को देखता है। हल्के पिंक कलर की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माथे पर बिंदी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियाँ। निखिल कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया था। वह इशिका के चांद से चेहरे में खोसा गया था। इशिका के चेहरे पर एक दर्द उभर आया था। वो निखिल को उस हालत में बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। इशिका तड़प कर उसके सीने से लगकर रोने लगती है। आई एम सो सॉरी निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपकी यह हालत। इससे पहले कि इशिका अपनी बात पूरी करती, निखिल उसे खुद से दूर झटक देता है। इशिका ने खुद को गिरने से बचा लिया था और हैरान नजरों से निखिल की ओर देखने लगी थी। निखिल की आंखों में इस समय एक आग धधक रही थी। दूर रहो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ, वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। निखिल खुद को लड़खड़ाने से बचा रहा था। इशिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज निखिल, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन, इससे पहले इशिका आगे कुछ कहती, निखिल उसका हाथ पकड़कर दीवार की ओर धकेल देता है। इशिका की सांसें उसकी हलक में अटक गई थी। उसका हाथ सीधे उसके पेट पर चला गया था। निखिल उसकी कलाई अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए दीवार के दोनों ओर टिका देता है और उसके ठीक सामने आते हुए गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, एक शब्द भी नहीं। मुझे उस दिन या किसी भी दिन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे नफरत करती हो। अब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यू नो वाट इशिका, तुम मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करती। तुम सिर्फ उस धोखेबाज को ही डिजर्व करती हो। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। डाइवोर्स के पेपर मेरा मेंशन पहुंच जाएंगे। निखिल की आंखें एकदम लाल थीं। एक साथ उसमें बहुत सारे इमोशंस थे। गुस्सा, दर्द, नफरत और शायद प्यार भी। पर इस बार उसके ऊपर गुस्सा हावी था। निखिल की ऐसी बातें सुनकर इशिका को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हो। निखिल, ये आप क्या बोल रहे हैं? एक बार मेरी बात तो। निखिल उसके और करीब बढ़ते हुए अपने हाथ उसकी कलाई पर और ज्यादा मजबूत करते हुए कहता है, एक शब्द भी नहीं। मैं तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की कहानियां सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तभी निखिल की नज़र इशिका के कपड़ों पर जाती है। निखिल का ध्यान इशिका की साड़ी पर जाता है जिसे उसने पहन रखा था। अब जाकर उसे ध्यान आया था कि यह साड़ी तो उसकी माँ की थी। निखिल एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी चूड़ियां, पायल, सब चीजें उसकी माँ की ही थी। वो गुस्से से इशिका का चेहरा अपनी उंगलियों के बीच हंसाते हुए ऊपर करता है ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की चीजों को हाथ लगाने की? किससे पूछकर तुमने उन्हें हाथ लगाया? निखिल अपने हाथ दीवार पर पटकते हुए कहता है। इशिका बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वो निखिल के रवैये से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। निखिल चिल्लाते हुए कहता है, लायक नहीं हो तुम मेरी माँ की किसी भी चीज को हाथ लगाने के। अभी के अभी इन्हें उतारो। निखिल इशिका का पल्लू पकड़ लेता है और उसे खींचकर साड़ी खोलने लगता है। इशिका कसकर अपनी साड़ी अपने हाथों से पकड़े हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। निखिल प्लीज, होश में आइए। क्या कर रहे हैं आप? पर निखिल उसकी बात नहीं सुनता है।
वो साड़ी निकाल कर बेड पर रख देता है और फिर इशिका का हाथ पकड़कर चूड़ियाँ निकालने लगता है। इशिका रोते हुए निखिल को देख रही थी। चूड़ियाँ निकालते समय कई चूड़ियाँ टूट जाती हैं और इशिका को उससे चोट भी लग जाती है, पर निखिल ने इस बार उसकी चोट की भी कोई परवाह नहीं की थी। चूड़ियाँ निकालने के बाद निखिल की नज़र पायल पर पड़ती है। वो उन्हें भी उसके पैर से खोलकर निकालकर अपने पास रख लेता है। दोबारा कभी मुझसे या मेरी माँ से जुड़ी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशिका इस समय निखिल के सामने सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में खड़ी थी। उसने अपना हाथ क्रॉस करके खुद को ढकने की नाकामयाब कोशिश की थी। निखिल उसे ऐसे देखकर पागलों के जैसे हंसने लगता है। क्या हुआ, शर्म आ रही है तुम्हें? कितनी अजीब बात है ना, तुम्हें अपने पति से शर्म आ रही है, लेकिन उस साहिल के साथ पूरी रात उसके घर बिताने में तुम्हें शर्म नहीं आई, और मेरे सामने आधे कपड़े में खड़े रहने में तुम्हें शर्म आ रही है। वो अचानक से फिर एक बार उसके एकदम करीब आ जाता है। टेल मी, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उससे ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास, दिखता भी ठीक ठाक हूँ, मेरी पर्सनालिटी भी उससे अच्छी है। फिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करता है? वैसे एक बात बताओ, कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ? उसने तुम्हें कहाँ छुआ? यहाँ? निखिल इशिका के होठों को छूते हुए कहता है। या फिर यहाँ? वो उसके गले और कॉलर बोन पर अपने हाथ फिराते हुए कहता है। इशिका अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। आंसू उसके पूरे चेहरे से होते हुए नीचे जमीन पर गुम हो गए थे। निखिल के हाथ फिसलते हुए उसकी कमर तक आ जाते हैं। वो उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहता है, या फिर यहाँ? स्टॉप इट निखिल। इशिका के मुंह से धीरे से सिसकी भरी आवाज निकली थी। वो खुद को निखिल की बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर निखिल उसे जाने ही नहीं देता है। उसके हाथ इस समय इशिका की कमर को इतने कसकर पकड़े हुए थे कि उसको अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। बड़ी जल्दी है तुम्हें मेरी बाहों से छुटकारा पाने की, निखिल ने इशिका को टोंट किया था। निखिल के होंठ इस समय इशिका के कान के एकदम करीब थे, इतने करीब कि इशिका को उसकी सांसें अपने गले पर फील हो रही थी। बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें? उसने तुम्हें सेटिस्फाई तो किया ना? अच्छा, तुम वहां से वापस कब आई थी? निखिल इशिका को एकदम से छोड़ देता है और हंसते हुए कहता है, मैं भी ना कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स, तुम सुबह से पहले। तड़ाक। इससे पहले कि निखिल अपनी बात पूरी करता है, इशिका ने उसे एक थप्पड़ दे मारा था। वो अपनी लाल आंखों से निखिल को घूर रही थी। उसे देखकर यह नहीं बताया जा सकता था कि उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल थीं या फिर रोने के कारण। निखिल का चेहरा दूसरी ओर झुक गया था। इशिका उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ती है। बस बहुत हो गया। अब अगर आपने एक भी घटिया इल्जाम मेरे ऊपर लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निखिल गुस्से से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है। इल्जाम? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर? कम ऑन इशिका, अब तो खेल खेलना बंद कर दो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। प्लीज जस्ट स्टॉप इट। इस खेल को यहीं बंद कर दो। इशिका एक बार फिर निखिल का कॉलर पकड़ते हुए कहती है। क्या पता है आपको? जानते क्या हैं आप? आपने उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे मुंह से कुछ बातें सुनी और उसका विश्वास करके मुझे छोड़कर चले आए। आपने एक बार भी मुझसे आकर पूछा कि वाकई में सिचुएशन क्या थी? मैंने वो सब क्यों कहा, क्यों किया? सिर्फ प्यार करते हैं, भरोसा नहीं करते मुझ पर। कैसा प्यार है आपका? निखिल खाली आंखों से इशिका को देख रहा था। उतना कुछ जानने के बाद भी कुछ पूछना रह गया था क्या? सब कुछ मेरे सामने था। तुमने कहा तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझसे डाइवोर्स चाहती हो। क्या इसके बाद भी कुछ रह गया था जो मुझे वहां रुककर तुमसे सुनना चाहिए था? मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ क्या? इशिका चिल्लाते हुए कहती है। आप बेवकूफ़ हैं। मेरी बहन बिल्कुल सही कहती है कि आप एक नंबर की इडियट हैं। एक बार मुझसे तो पूछा होता, आपको मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता क्या कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? समझिए आप, सिर्फ और सिर्फ आपसे। मुझे नहीं पता कि शुरू में साहिल के साथ मेरा जो था वो क्या था, अट्रैक्शन था या फिर कुछ और, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आई डोंट नो आप मेरे पहले प्यार हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप मेरे आखिरी प्यार हैं। इसलिए दोबारा कभी मुझे उस घटिया साहिल के साथ जोड़ने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं आपकी जान ले लूँगी। निखिल अपने आंसू पोंछता है। फिर से कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? इशिका गुस्से से कहती है। मैं आपके साथ नहीं, उस साहिल के साथ खेल खेल रही थी। मैंने उसे ये सब सिर्फ और सिर्फ उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था।
ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। आज तक उसने जितनी भी तकलीफें आपको दी हैं, उसका हिसाब चुकता करना चाहती थी मैं। उसे बर्बाद करना चाहती थी। निखिल थोड़ी देर तक शांत रहता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, और मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? तुम्हें अगर उससे बदला लेना ही था तो तुम मुझे बोल सकती थी। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं 1 मिनट में उसे बर्बाद कर सकता था। निखिल दूसरी ओर घूम गया था। इसी का पीछे से उसे हक कर लेती है। उसका चेहरा इस समय निखिल की पीठ से टिका हुआ था और दोनों हाथ निखिल के चेस्ट पर कसकर बंधे हुए थे, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से बर्बाद करना चाहती थी। निखिल, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आपको नहीं पता कि 1 हफ्ता मैंने कैसे काटे हैं। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। निखिल अपने होंठ अपने दांतों तले दबा लेता है और इशिका की ओर घूमता है। इशिका अपनी नम आंखों से निखिल को देख रही थी। निखिल थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गया था कि तभी उसे साहिल द्वारा भेजे गए सारे चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स याद आते हैं। उसके ऊपर फिर एक बार गुस्सा हावी होने लगा था। रिकॉर्डिंग्स के एक एक शब्द निखिल के कानों में गूंज रहे थे। बार बार उसकी आंखों के सामने उसके और साहिल के बीच हुए चैट्स आ रहे थे। निखिल एक बार फिर इशिका को झटक देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग्स वो क्या था? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वो सब झूठे थे और तुमने इस बीच साहिल से एक बार भी बात नहीं की? मुझे कोई गलतफहमी हुई है? इशिका कंफ्यूज होकर निखिल की ओर देखती है। किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? निखिल कहता है, साहिल हर रोज तुम्हारे और उसके बीच हुए कॉल की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास भेजता था। इसके अलावा वो तुम दोनों के बीच हुए चैट की स्क्रीनशॉट भी मेरे पास भेजता था। क्या था वो सब? इशिका थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई थी, पर जैसे उसे समझ में आता है, वो निखिल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, निखिल, ये सब उसका प्लान था। वो ये सब जानबूझकर आपको भेज रहा था ताकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। हाँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल सही थे। वे चैट्स भी बिल्कुल सही थे। मैंने उसे किए थे। पर मैंने आपको बताया ना कि मैं बस उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं तो आप न्यूज़ चेक कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं ही आपको दिखा देती हूँ। इसी का साइड टेबल पर से अपना सेल फोन उठाती है और उसमें न्यूज़ लगाकर निखिल के सामने कर देती है। निखिल, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आखिर मैं क्या करूं कि आपको यकीन हो जाए? निखिल गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, राइट? और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? ओके फाइन। निखिल झुकता है और इशिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे करीब आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो इशिका को लाकर रूडली बेड पर पटक देता है। बेड मुलायम और स्पंजी होने के कारण इशिका को चोट तो नहीं लगती है, पर वो डरी हुई नज़रों से निखिल को देख रही थी। निखिल एक झटके से उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, प्यार करती हो ना? इशिका डरते डरते अपना सिर हाँ में हिलाती है। निखिल मुस्कुराने लगता है, पर यह उसकी ओरिजिनल मुस्कुराहट नहीं थी। तो फिर मुझे अपनी रूम में उतरने दो। प्यार करने दो मुझे तुम्हें। वो सब जो दो प्यार करने वाले करते हैं। फिसलने दो मेरे होंठों को तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट पर। बिना किसी और वार्निंग के वो झुककर इशिका के होंठ अपने होंठों में कैप्चर कर लेता है। वो उसे बहुत रूडली किस कर रहा था। किस करते हुए वो उसके होंठों को बाइट कर लेता है। इशिका की हल्की सी आह निकल जाती है। निखिल थोड़ी देर के लिए उसके होंठों से दूर होकर उसके चेहरे को देखता है। इशिका की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? अब ये आंसू क्यों? कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं होने लगा? फिर वो उसके गालों को चूमते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो बता दो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। पीछे हट जाओ। अगले ही पल इशिका मुस्कुराने लगती है। अगर मेरे प्यार को प्रूव करने के लिए मुझे आपके साथ सोना ही होगा तो फिर मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। निखिल एक बार फिर अपने होंठ इशिका के होंठों पर रखकर उसे चूमने लगता है। धीरे धीरे उसके होंठ इशिका के पूरे चेहरे पर फिसलने लगे थे। किस करते करते वह उसके गले तक आ गया था। इशिका की सांसें उखड़ने लगी थी। उसके हाथ धीरे धीरे निखिल की शर्ट पर कस गए थे। निखिल अपने दांत से इशिका की ब्लाउज उसके कंधे से नीचे करते हुए अपने होंठ उसके कंधे पर रख देता है। इशिका की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके हाथ निखिल की पीठ पर चले जाते हैं। निखिल के हाथ इशिका की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। वो अपना हाथ इशिका के ब्लाउज की डोरी पर रखता है
अगले ही पल वो उसे खींचकर खोल देता है और उसे इशिका से अलग कर देता है। इशिका एकदम से निखिल के सीने से लिपट गई थी। निखिल की शर्ट के सारे बटन खुल गए थे और इशिका इस समय सिर्फ एक पिंक कलर की ब्रा में उससे लिपटी हुई थी। अब जाकर निखिल को होश आया था कि वो ये क्या कर रहा था। एकदम से वो इशिका से दूर होकर बैठ गया था। इस समय वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था। दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी। वो मन ही मन कहता है, निखिल, ये क्या हो गया तुझे? क्या करने जा रहा था? इशिका को उसका प्यार प्रूव करवाने के लिए, उसे अपने साथ रात बिताने के लिए मजबूर कर रहा था। इतना नीचे कब गिर गया तू? इशिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्यार है वो तेरा? निखिल को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। निखिल को ऐसे खुद से दूर जाता देख इशिका की आंखों में नमी उतर आई थी। वह अपने होंठ अपने दांतों तले भींच लेती है। उसे लग रहा था कि निखिल ने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। वो भी अपनी जगह पर उठ बैठती है और पीछे से निखिल को लिपट जाती है। निखिल की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। वो खुद को इशिका से छुड़ाने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे मुझे जाना होगा यहाँ से। निखिल की आवाज़ सुनकर इशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निखिल वहाँ से उठने लगता है, पर इशिका एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने आकर उसके सीने से लग जाती है। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? अब तो मैंने आपकी बात भी मान ली, खुद को आपके हवाले कर दिया, तो फिर अब आप मुझे बीच में छोड़कर क्यों जा रहे हैं? निखिल की मुट्ठियां गुस्से से बंध गई थी, पर इस बार ये गुस्सा खुद के ऊपर था। इशिका धीरे धीरे निखिल को बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर आकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है। वो बहुत प्यार से निखिल को किस कर रही थी। उसकी सॉफ्ट मुलायम टच निखिल को जैसे पिघला रही थी। धीरे धीरे वो निखिल की वाइट शर्ट उसकी बॉडी से अलग कर चुकी थी। फिर वो झुककर अपने होंठ निखिल के सीने पर रख देती है, जहाँ अभी कुछ देर पहले निखिल उसे रूडली किस कर रहा था, वहीं इशिका उसे बहुत प्यार से चूम रही थी। निखिल की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाती है। इशिका उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसुओं पर अपने होंठ रखकर उन्हें पी जाती है। निखिल उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लेता है। इशिका की कोमल टच ने उसे सब्र खोने पर मजबूर कर दिया था। इशिका के कानों में उसकी धीमी आवाज पड़ती है, क्या तुमने जो भी कहा वो सच था? क्या तुम अब उस साहिल से प्यार नहीं करती? इशिका भी अपना चेहरा निखिल के सीने पर रखते हुए कहती है, अगर उससे प्यार करती तो खुद उसे जेल नहीं भेजती। सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए मुंबई छोड़कर यहाँ ऋषिकेश नहीं आई होती। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं उससे प्यार करती तो इस समय आपकी बाहों में ना होती। निखिल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मोहब्बत इस समय उसकी बाहों में थी और वो उससे यह कह रही थी कि उसे उससे प्यार है। इससे ज़्यादा सुकून का पल उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। इसी का इस समय एकदम निखिल के ऊपर लेटी हुई थी और निखिल उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। इशिका की करीबी से वह बेचैन हो रहा था। उसे अपना सेल्फ कंट्रोल खोता हुआ महसूस हो रहा था। वो चाहता था कि वो इशिका को पूरी रात प्यार करे, उसमें पूरी तरह से समा जाए, लेकिन उसे इशिका की प्रेगनेंसी का भी ख्याल रखना था। कुछ सोचते हुए वो इशिका को दूसरी ओर लिटा देता है और अपनी शर्ट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, पहन लो इसे। इशिका घुटनों को मोड़कर बैठ जाती है और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है। निखिल उसकी ऐसी हालत देखकर कंफ्यूज हो जाता है, पर अगले ही पल उसके कानों में इशिका के रोने की आवाज़ पड़ती है। वो घबराते हुए इशिका के पास आता है। अब क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? इशिका एक झटके से उठकर उसके गले लग गई थी। निखिल उसको इस तरह से रोता देख परेशान हो जाता है। वो अपने हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे हल्का सहलाते हुए कहता है, कुछ बोलो तो, कि रो क्यों रही हो? इशिका कहती है, क्या अभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? निखिल खुद को हेल्पलेस महसूस करता है। आखिर वो इस लड़की से क्या कहता कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहा है, इसलिए उससे दूर जाना चाहता है। वो इशिका की प्रॉब्लम समझ जाता है और उसको खुद से अलग करते हुए कहता है, नहीं इशिका, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ तुम रोना बंद करो। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। ज़्यादा रोने के कारण इशिका की नाक से पानी बहने लगा था। वो अपनी नाक निखिल की शर्ट से पोंछती है और उसे दूसरी ओर फेंक फिर एक बार अपने हाथ उसके गले में डालते हुए कहती है, तो फिर आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? निखिल उसकी हरकत देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, हाँ बाबा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।
फिर वो उसे अपने थोड़े और पास खींचते हुए कहता है, पर एक बात मेरी याद रखना, आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। प्रॉमिस? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। तभी इशिका के दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है, पर मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैं ये बात भूल गई थी कि साहिल के साथ आपका नाम भी जुड़ा हुआ है। मैंने आपको भी प्रॉब्लम में डाल दिया। निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति इतना यूजलेस है कि इतनी सी चीज हैंडल नहीं कर सकता? डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। इशिका के बार बार चिपकने से निखिल की बॉडी हरकत में आ गई थी। वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, बस अब जल्दी से कपड़े पहनो। निखिल अपना थूक गटकते हुए कहता है। वो इशिका की ओर देखना अवॉइड कर रहा था। इशिका उसे गहरी नजरों से देखती है। शायद उसने निखिल की झिझक का अंदाजा लगा लिया था कि निखिल क्या सोच रहा है। वो निखिल का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहती है, मुझे पता है आप मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे हैं। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सोचकर कि कहीं बेबी को इससे कोई खतरा ना हो। निखिल इशिका की आंखों में देखने लगा था। इशिका फिर एक बार मुस्कुराते हुए कहती है, यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आपके दिल की बात कैसे जान ली। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इतना तो समझने ही लगी हूँ आपको। कहते हुए इशिका अपने ओठ निखिल के होठों पर रख देती है। दोनों एक बार फिर बिस्तर पर गिर गए थे। इशिका निखिल के ऊपर थी। निखिल खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें चोट ना पहुंचा दूं। इशिका एकटक निखिल को देखते हुए मन ही मन कहती है, किसे पता था कि इस खड़ूस नेचर वाले निखिल ओबराय के अंदर इतना प्यारा इंसान होगा। कैसे कोई आपसे प्यार ना करे। मैं तो जितनी बार देखती हूँ उतनी बार फिर से आपसे प्यार हो जाता है। इसी का निखिल के कान के पास आकर कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। डोंट वरी हस्बैंड, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। आपको इस बात की टेंशन लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की सारी दुनिया आज ख़त्म हो जाए। हमारे बीच कोई तीसरा किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, हम इतनी जगह रहने ही नहीं देंगे। कहते हुए इशिका फिर एक बार निखिल को किस करने लगी थी। निखिल एक झटके से उसे दूसरी ओर पलटते हुए उसके ऊपर आ गया था। निखिल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को यह सब करने की इतनी जल्दी है। तुमने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा? इसका मतलब पहले से तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था। इशिका का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो अपना चेहरा निखिल के सीने में छिपा लेती है। निखिल उसका चेहरा अपने चेहरे की ओर करता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर मैंने तुम्हें साहिल से जोड़ने की कोशिश भी की तो तुम मुझे जान से मार दोगी। क्या वह भी सच था? सही में मार दोगी क्या? एकदम से इशिका की आंखों में नमी आ जाती है। वो अपने हाथ निखिल के गले में डालकर उसे खुद से चिपका लेती है। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। आपको हर्ट करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा। निखिल अपने होंठ इशिका की क्लीवेज पे रख देता है और धीरे धीरे उसे किस करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। इशिका की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके हाथ की उंगलियां निखिल के बालों में चलने लगती हैं। निखिल इशिका की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा देता है। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में जकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। उनका दिल बहुत पहले एक दूसरे का हो चुका था और आज उनके जिस्म भी एक हो गए थे। खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही नूर पसरा हुआ था। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार आज भी दोनों एक हो ही गए थे। सुबह निखिल की आंख खुलती है। इशिका को अपनी बाहों में सुकून से सोता देख उसके चेहरे पर भी एक सुकून से भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो झुककर उसके फोrehead को चूम लेता है। इशिका मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलती है। दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे के हाथों में जकड़े हुए थे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी निखिल के कानों में इशिका की धीमी आवाज पड़ती है, मुझसे शादी करेंगे? निखिल उसकी ओर हैरानी से देखता है। इशिका मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई मजबूरी नहीं, किसी समाज का डर नहीं, हमारी मर्जी से। इसलिए क्योंकि हम प्यार करते हैं, इंडियन स्टाइल में, जो पिछली बार नहीं हो पाया था। हमारी शादी के सारे फंक्शंस होंगे, मेहंदी, संगीत, हल्दी, बारात, सब कुछ। आप बारात लेकर आइएगा, मैं बालकनी से आपको छुप कर देखूंगी। निखिल खामोशी से इशिका की आंखों में देख रहा था। इशिका भी उसकी नीली आंखों में खोई हुई थी।
बोलिए ना मिस्टर हस्बैंड, मुझसे शादी करेंगे ना? निखिल अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, ऑलवेज यस। हाँ, मैं करूँगा तुमसे शादी, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही, पर अभी नहीं। जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा उसके बाद। मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ, पर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। हम शादी मुंबई से नहीं, यहाँ ऋषिकेश से करेंगे। निखिल बस हूँ करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही कि उस चकाचौंध से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऋषिकेश में वो दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से सोए हुए थे। मुंबई से उनकी यादें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थीं, पर उन सब में एक अच्छी बात जरूर थी कि उन दोनों की मुलाकात मुंबई में ही हुई थी। दोनों का रिश्ता बहुत मुश्किल से जुड़ा था। निखिल के इंतजार ने रंग लाई, उसे उसका प्यार मिल गया था। दी एंड।